यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मॉक टेस्ट। स्क्रीन पर देखिए आपका पहला नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है सभी के सभी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपका इस क्वेश्चन की व्याख्या शो हो रही है। तो व्याख्या देखिए, विकल्प 1 और 3 यहाँ पर सही है। क्यों है? क्योंकि मुख्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ हो ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओडीएस ठीक है कहते हैं, मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया होता है CFS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसको कार्बन टेट्राफ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको HCFC कहते हैं, ठीक है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल है। हेलोन जिसे कभी कभी ब्रोमिनेटेड फ्लोरोकार्बन के रूप में जाना जाता है, भी ओजोन क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि इनका अनुप्रयोग अत्यंत सीमित है, क्योंकि ये विशिष्ट अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। हेलोन का नकारात्मक पक्ष यह है कि वे इतने प्रभावशाली हैं कि ओजोन परत को अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों की तुलना में 10 गुना अधिक नष्ट करने में सक्षम है। इसी में नेक्स्ट वन देखिए, विकल्प 2 यहाँ पर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह ओजोन को नष्ट करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि वातानुकूलित और शीतलक उपकरण में उपयोग करने के लिए HFC ने HCFC और CFC को प्रतिस्थापित कर दिया है। तथापि नीति निर्माता और पर्यावरणविदों ने HFC की जो वैश्विक तापन क्षमता को महसूस किया है और इसे विनियमित करने के लिए वर्ष 2017 में किगाली समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य वर्ष 2040 के अंत तक HFC को चरणबद्ध रूप में समाप्त करना है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पर देखिए अब आपकी सेकंड नंबर की क्वेश्चन शो हो रही है, स्थानीय शासन का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वर्णित है। तो सबसे पहले देखिए आपका ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है अवशिष्ट विषय। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन की जो आंसर आप कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस जो टॉपिक से बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 की व्याख्या से हो रही है, भारत में पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली को दर्शाता है। इसे भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सृजन करने के लिए स्थापित किया गया है। संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय शासन का विषय राज्य अनुसूची में उल्लेखित है, इसीलिए विकल्प डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट विषय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पर देखिए आपके तीसरी नंबर के क्वेश्चन शो हो रही है। यहाँ पर थोड़ी नॉइस भी आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये जो आज मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसीलिए अब शूटिंग जो है वो चलती रहनी चाहिए, इसीलिए हमारा मॉक टेस्ट नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए आपके जो क्वेश्चन है वो देख पा रहे होंगे, रिंग ऑफ द फायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। पहला कथन है, यह भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए भूकंपीय रूप से सक्रिय बेल्ट है, रिंग ऑफ द फायर के बारे में, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, यह विवर्तनिक प्लेटों द्वारा निर्मित अभिसरण प्लेट सीमा का परिणाम है, ठीक है। तीसरा कथन क्या है, यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो आपका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3,
ऑप्शन डी है सभी के सभी। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी इसका आंसर आप कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपके क्वेश्चन की व्याख्या शो हो रही है। रिंग ऑफ द फायर प्रशांत महासागर, इंग्लिश में इसको पैसिफिक रिंग कहते हैं, के किनारे आसपास ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधियों या फिर भूकंपों से संयुक्त स्थलों की एक श्रृंखला है। क्या है? जब जैसे पैसिफिक रिंग है प्रशांत महासागर, तो उसके आसपास बहुत सारी ज्वालामुखियां हैं, तो उसके आसपास जो भूकंपीय जो गतिविधियां होंगी, जो स्थल की श्रृंखलाएं एक साथ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ द फायर कहते हैं। आमतौर पर विश्व की 90% भूकंपीय गतिविधियां जो घटनाएं हैं वो रिंग ऑफ द फायर के किनारे घटित होती है। साथ ही पृथ्वी पर सभी सक्रिय ज्वालामुखियों का 75% इसी क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए कथन एक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिंग ऑफ द फायर प्लेट विवर्तनिकी जो अभिसारिकी प्लेट सीमा का परिणाम है। विवर्तनिकी प्लेट पृथ्वी की परपट्टी के विशाल पटल है जो आपस में एक बृहद खंड में टुकड़ों के समान एक साथ समायोजित रहते हैं और ये प्लेट स्थिर नहीं होती है बल्कि ठोस और पिघली हुई चट्टान की एक परत के ऊपर में लगातार गतिमान रहती है। मतलब हमेशा पिघलती जैसे रहती है उस टाइप की रहेगी, तो जिसे मेटल कहा जाता है, मेटल। और कभी कभी ये प्लेट आपस में टकराती है और पृथक हो जाती है या एक दूसरे के किनारे के सहारे वो खिसक जाती है। रिंग ऑफ द फायर में अधिकांश विवर्तनिकी गतिविधियां जो भूगर्भीय रूप से सक्रिय इन क्षेत्रों में घटित होती रहती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक अभिसरण प्लेट सीमा विवर्तनिकी प्लेट के आपस से टकराने से बनती है। अभिसारिकी सीमाएं अक्सर प्रविष्टन क्षेत्र जो सबस्ट्रक्शन जोन होती है, जहां भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है जिसे एक गहरी खाई बन जाती है। यह प्रविष्टन घनीभूत मेटल सामग्री को उत्प्लावक मैग्मा में परिवर्तित कर देता है जो भूपर्पट्टी से लेकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। लाखों वर्षों में बढ़ता हुआ मैग्मा सक्रिय ज्वालामुखी की एक श्रृंखला बनाता है जिससे ज्वालामुखी जाप वोल्केनो एयर के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। और तीसरा यहाँ पे कथन जो है, रिंग ऑफ द फायर उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए कथन 3 जो है यहाँ पर सही नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि स्क्रीन पर जो अभी आप पिक्चर देखी सभी के सभी जो कि पैसिफिक जो सी है उसकी ज्वालामुखियों की चित्र थी और किसी अन्य की चित्र नहीं थी। दूसरी बात कि ये जो अभी चित्र आप देख पा रहे हैं इस वक्त इस स्क्रीन पर, ये AI द्वारा बनाया गया चित्र है। जब पैसिफिक जो सी है वहाँ अगर यदि कोई सबसे बड़ी जो उसमें जो ज्वालामुखी है, अगर उसकी जो ज्वालामुखी अगर फटेगा तो इस प्रकार से दिखेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए आपका और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका शो हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी, तानसेन ने ध्रुपद की रचना की जिसकी विषय वस्तु हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। सी, तानसेन ने अपने संरक्षकों के ऊपर गीत लिखे। और यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, तानसेन ने कई रागों की रचना की। जो म्यूजिक में होते हैं ना राग, उसमें से कई रागों की रचना तानसेन ने की। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लीजिए, सॉरी आप कमेंट्स पे टाइप कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार में से एक थे और उन्हें कई रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन सबसे प्रसिद्ध धूप्र गायकों में से एक थे और सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से भी एक थे। इन्होंने इसीलिए कई बार जो उदाहरण के तौर पर कहा जाता है बड़ा आया तानसेन करके, जब कोई बेकार राग गाता है या फिर कोई मजाकिया तौर पर कहा जाता है, ठीक है, तो उन्होंने अपने संरक्षकों के ऊपर गीतों की रचना की। तानसेन उपाधि उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत द्वारा प्रदान की गई थी। तानसेन जो बांधगढ़ रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। जब अकबर ने उनकी विलक्षण प्रतिभा के बारे में सुना
तो उन्होंने राजा के पास तानसेन के लिए एक फरमान भेजा और उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में से एक बना दिया। अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी, इसीलिए कथन ए के अतिरिक्त सभी कथन सही हैं। अतः यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारा कथन ए, सम्राट अकबर द्वारा उन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी, जबकि क्या है कि ग्वालियर के जो विक्रमाजीत के द्वारा इनको तानसेन की उपाधि दी गई थी। स्क्रीन पर देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायः सुखियों में रहने वाले डीप वेब पद को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करता है? तो आपका पहला यहाँ पे ऑप्शन है, यह सबसे कम सर्च की जाने वाली एक निचले 10% वेबसाइट को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी है, यह वर्ल्ड वाइड वेब के उन हिस्सों को संदर्भित करता है जिनकी सामग्री मानक वेब सर्च इंजन की पहुंच से बाहर होती है। सी देखिए, यह सामूहिक रूप से विश्व भर में सभी खुफिया एजेंसी की ब्राउजिंग तथा ऑनलाइन निगरानी गतिविधियों को संदर्भित करता है। डी, यह उन वेबसाइट को संदर्भित करता है जो कुकीज प्रदर्शित किए बिना गुप्त रूप से आगंतुकों को प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को अनुकूलित करता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपके लास्ट क्वेश्चन की व्याख्या सुनिए। डीप वेब, जिसे अन्य उपमानों के नाम है, साथ ही अंडरनेट, अदृश्य या गुप्त वेब के रूप में भी जाना जाता है, में ऐसा डाटा होता है जिसे साधारणतः सर्च इंजनों जैसे गूगल, क्रोम आदि में सर्च नहीं किया जा सकता। डीप वेब, अदृश्य वेब या गुप्त वेब वस्तुतः वर्ल्ड वाइड वेब जिसको www के भाग है, परंतु इसकी जो सामग्री तक मानक वेब सर्च इंजन की सहायता से नहीं पहुंचा जा सकता। डीप वेब का विपरीत शब्द सरफेस वेब है, जो इंटरनेट का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या फिर सभी व्यक्ति के लिए सरलता से उपलब्ध है। तथाकथित जो सरफेस वेब जिसका हम सभी नियमित रूप से उपयोग करते हैं, में ऐसा डाटा होता है जिसे साधारणतः सर्च इंजन खोज सकते हैं और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर में उपलब्ध करा सकते हैं। जिस तरह के पर्यवेक्षकों को हिम सेल आइसबर्ग का केवल ऊपरी सिरा दिखाई देता है, उसी तरह एक पारंपरिक सर्च इंजन भी उपलब्ध जानकारी की केवल कुछ मात्रा, केवल 0.003 को ही दिखा पाता है। इसीलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन वेबसाइट को केवल संदर्भित करता है जो कुकीज प्रदर्शित किए बिना गुप्त रूप से आगंतुक को प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को अनुकूलित करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारी जो चैनल्स के जो पीडीएफ्स वगैरह हैं या फिर बुक्स वगैरह हैं जो फ्री में हम अपलोड करते रहते हैं वो आपको मिल जाएगी, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है फॉलो कर लीजिए, फेसबुक को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।